नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास अपन ने वैदिक सभ्यता को शुरू कर दिया था और आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद में वैदिक सभ्यता की एक और क्लास आएगी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में साथियों कमी नहीं की जा सकती। हालांकि मैंने बहुत सारी कमी की है क्लास के अंदर, बहुत सारा है, क्योंकि वैदिक सभ्यता आप देख लो, वेदों को ही पढ़ने में कितना समय लग सकता है, सवाल बहुत सारे बनते हैं, इसलिए कमी नहीं करेंगे अपन, व्यवस्थित पढ़ते हुए एक और क्लास और उसके बाद में अपन सीधे आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, जो विद्यार्थी वन लाइनर के बारे में पूछ रहे थे उनको बता दूं कि 2 मिनट आप मुझे दीजिए सिर्फ, फिर अपन क्लास शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में भी बताया था, वन लाइनर वैसे तो दे देते आपको 5 जून को ही, हमारा टारगेट भी वही था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, और परिस्थितियां बनी भी कैसी कि जैसे परसों प्रिंट में भेजनी है फाइल को और आज वो करप्ट हो गई, यानी कि पूरी मेहनत, जो आप समझ सकते हो, पूरी मेहनत दोबारा करनी है। और कंटेंट ऐसा है कि उसे रोका भी नहीं जा सकता, कि ऐसा भी नहीं कि चलो कोई बात नहीं अभी इस बार नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत की गई है। एक बहुत तगड़ा रिवीजन बूस्टर बनाया है, बहुत सारी चीजों को समेट कर दिया गया है, लेकिन वो डिले हुआ है और हो रहा है। अब और कितने 4-5 दिन कितने लग जाए वो हम नहीं जानते, मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि हमारी टीम जो है, चाहे प्रकाशक महोदय और वो काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लगाकर रात को 2-2 बजे तक युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों तक एक बेहतर चीज पहुंच जाए। अब साथियों, समय जो लगा है वो लगना है, जो बात है क्लियर आपको बता दी है। और क्योंकि कंटेंट क्या होता है कि जैसे कहीं से कॉपी पेस्ट करना होना तो बात अलग है, कंटेंट पूरा का पूरा हमारा मतलब शुरू से एक एक शब्द लिखना होता है, उसको उस तरीके से फॉर्मेट करना होता है, तो वो चीज है जिसमें समय लग जाता है, न चाहते हुए भी समय लगता है। किया क्या जा सकता है, जो परिस्थितियां हैं साथियों आपको बता दिया, तो पूछ पूछ कर परेशान न हो। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि इससे पहले जो है रीट की ये गाइड मैं दे चुका हूं वैसे ऑलरेडी, इसके अंदर भी आपको परीक्षा दृष्टि के हिसाब से और बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीज दी गई है, और ये कंसेप्चुअल है, वैसे कंसेप्चुअल है। जो नए विद्यार्थी हैं, जैसे कि बिल्कुल ही अभी फ्रेशर है, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है, और जो पुराने भी हैं वो भी, यदि इसमें से काफी सारा कंटेंट जिन्होंने पढ़ लिया है, काफी सारों ने तो पढ़ लिया है और उन्हें वास्तव में लगेगा कि ये कुछ नया है, तो ये तो ऑलरेडी मैं दे ही चुका हूं आपको। ये अपनी अपनी ही रीट एसएसटी के नाम से आई थी और विद्यार्थियों को काफी पसंद भी आई है, लेकिन वन लाइनर के अंदर अभी थोड़ा समय लग रहा है, जो मैंने आपको क्लियर बता दिया। लेकिन जो इसे पढ़ना चाहते हैं वो इसे भी पढ़ सकते हैं, देखो चॉइस अपनी अपनी है। हम हमारी तरफ से पूरा कार्य करते हैं, हमने इसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, जैसे कि मेरे और जो सह लेखक है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कमी छोड़ी नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी देखो विद्यार्थियों की अपनी अपनी पसंद है, तो मैं मतलब मेरा जो कार्य है वो बता सकता हूं, निर्णय विद्यार्थियों को लेना है, ये है, ठीक है ना। तो अब जो जो भी आपकी शंका थी, जो भी आपकी क्यूरी थी, उस पर बता दिया है मैंने, और अब जो है अपन सीधे ही साथियों क्लास की तरफ बढ़ेंगे, ताकि जो स्पेशली सिर्फ क्लास पे डिपेंडेंट है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो और अपनी क्लास जो है निर्बाध रूप से चलती रहे। ठीक है साथियों, ऋग्वेद अपन ने कल पढ़ लिया था, ठीक है, ऋग्वेद पढ़ लिया। आज अन्य 3 वेदों से संक्षिप्त परिचय करते हुए और फिर इनके आगे की अपन शब्दावली और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्दावली जो है वैदिक काल की साथियों, हूबहू प्रश्न बनते हैं, हूबहू प्रश्न कई सारे देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इनको। ऋग्वेद अपन ने कल पढ़ लिया है, तो ऋग्वेद मतलब ऋग्वेदिक सभ्यता पूरी पूरी अलग तरीके से बांटा गया और उत्तर वैदिक अलग तरीके से बांटा गया है। वेदों को बताते हैं कि लिखा नहीं गया है, वेदों को जो है सीधा ही सुना गया है, संहिता वगैरह ये सब। लेकिन ये क्या है साथियों, बहुत कम प्रश्न आते हैं, ये सामान्य जानकारी के प्रश्न है। प्रश्न जहां से बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है। 1-2 मिनट आप मुझे दें, कुछ एरर सिस्टम पे बता रहा था, चलिए उसको सॉल्व कर दिया गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सामवेद सबसे पहला साथियों लेते हैं सामवेद। सामवेद जब भी दिमाग में आ जाए समझ लेना, सामवेद आया यानी कि संगीत है, ठीक है, संगीत है यानी गेयता लिए हुए इसके अंदर पद मिलेंगे। सामवेद ये कह दो कि भारतीय संगीत का सबसे पुराना ये पुरानी किताब या पुराना ग्रंथ है, ठीक है। तो इसके अंदर साथियों यदि मौलिक सूक्त देखे जाए तो वो 75 है। 75 जो है वो इसके सामवेद के सेपरेट है, बाकी सारे के सारे इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं, बाकी सारे मतलब कॉपी पेस्ट है, और 75 जो है वो इसके मूल है, ठीक है, मौलिक है वो इसके।
इसका जो शाब्दिक अर्थ है साथियों गान, या फिर आप कह सकते हो सामूहिक गान। ठीक है, या तो गान या सामूहिक गान जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, इसकी पहचान है ये, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जैसे आप अब भारतीय संगीत में अपन शास्त्रीय संगीत में वो पढ़ते हैं ना, सा रे गा मा पा, वो सारी की सारी चीजें आपके इसके अंदर मिलती है देखने को। ठीक है, इसके साथ ही कुल मंत्र जो है वो 1880 मंत्र इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके प्रथम दृष्टा, ये इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। यदि यहां से प्रश्न बनता है तो आप एक कदम आगे रहोगे अन्य विद्यार्थियों से। इसके प्रथम दृष्टा जो है वो जैमिनी है, और जैमिनी है वो कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास जी के शिष्य रहे हुए। वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। तो वेद व्यास जी के ये साथियों शिष्य रहे हुए जैमिनी। सामवेद में इतनी जानकारी साथियों आप याद रखते हो ना, तो आपके मतलब एक संक्षिप्त में बहुत बढ़िया तैयारी आपके हो जाएगी। और सवाल आपके रीड के लेवल के सवाल यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, वैसे तो पढ़ना चाहो तो बहुत है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ने को है। इतिहास के विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड की वगैरह तैयारी करते हैं तो वो तो इसकी डिटेल में जाकर उनको पढ़ना भी चाहिए और पढ़ते भी है, क्योंकि उनके लिए अलग लेवल का प्रश्न पत्र बनता है और आप लोगों के लिए एक लेवल को देखा जाता है। ठीक है, रीड के विद्यार्थियों को रीड के हिसाब से देखते हैं। चलिए, यजुर्वेद, इसके बाद में ये जो यजु शब्द है साथियों, इस यजु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है यज्ञ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। तो यज्ञ से संबंधित ये जो ग्रंथ है वो यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित है। यज्ञ के जो विधि विधान है उनका उल्लेख यजुर्वेद के अंदर मिलता है। अब जैसे मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी, ऋग यजुषा अथर्व, तो ऋग यजुषा अथर्व के अनुसार ही अपन ट्रिक उस क्रम से चल रहे हैं। ऋग यजु, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको यजुर्वेद को मेरे को पहले लेने की जगह सामवेद ले लिया। तो ऋग यजुषा अथर्व बताया था, तो यजुर्वेद और इसके बाद में पढ़ेंगे अथर्ववेद। ठीक है, यज्ञ से संबंधित है साथियों, ये चंपू शैली में है। चंपू शैली किसे कहते हैं? ये चंपू शैली के अंदर है। चंपू शैली किसे कहते हैं? जिसके अंदर गद्य प्लस पद्य दोनों चीजें शामिल, गद्य और पद्य से मिलकर जो चीज शैली बनी है वो कहलाती है चंपू शैली। ठीक है, तो ये चंपू शैली के अंदर साथियों लिखा गया आपका यजुर्वेद ग्रंथ है। इसके अंदर साथियों कुल मंत्र जो है वो 1990 है, और इसकी 2 शाखाएं हैं, या शाखाएं कह दो या आप कह दो इसके 2 भाग हैं। क्या कह दो? 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। 2 भाग याद करने बिल्कुल आसान, जैसे अपने मारवाड़ी में जो अपने पखवाड़े चलते हैं महीने के, ठीक है ना, तो उजाला और अंधेरा कहते हैं ना, वैसे वैसे शुक्ल और कृष्ण होता है। यहाँ पे भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण यजुर्वेद को मैत्रेयी या मैत्रेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मैत्रेयी संहिता इसका भाग है वैसे, ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद का भाग है मैत्रेयी संहिता। अब इनके भी विभाजन देखे ना, इनके भी बहुत सारे विभाजन है अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरे उप विभाजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके इतने डिटेल अभी रीट वालों के स्तर से देखें तो काम की नहीं है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अपने फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल हिस्ट्री की क्लास नहीं रह रहे, अपने ले रहे हैं रीट की। ठीक है ना, अब देखो ये साथियों इस स्लाइड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, प्रथम तीनों वेद, ठीक है, कौन से? ऋग यजु सा, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये प्रथम तीनों वेद जो है वो त्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रयी कहलाते हैं। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया, ये ध्यान रखना है। जो अलग है ना उसको ध्यान रखना है कि अलग कौन सा है। तो सबसे लास्ट में अपने अथर्ववेद को रखा है और अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो त्रयी के अंदर शामिल कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छे तरीके से याद रख लेना, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस प्रश्न के बनने के, और इसमें भी लड़के लड़कियां गलत करके आते हैं, ये बात कटु सत्य है कि ये करते हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अथर्ववेद की तरफ। ठीक है, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया सूक्त, इसके अंदर जो है 731 मंत्र जो है, लगभग 6000 मंत्र, 5800 समथिंग है, लेकिन 6000 मंत्र इसके अंदर पढ़ने में मिलता है कि 6000 मंत्र है। ठीक है, उपनाम जो है साथियों अथर्वांगी रस। अथर्वांगी रस इसलिए उपनाम है कि प्रथम जो इसका वाचन या प्रथम दृष्टा इसके जो थे वो अथर्वा ऋषि थे, और दूसरे दृष्टा जो थे वो अंगिरस ऋषि थे। तो दोनों के द्वारा देखो, दोनों दृष्टा थे इसके,
तो इसका नाम हो गया अथर्वांगी रस। बहुत बढ़िया सवाल है, अथर्वांगी रस वाला सवाल बहुत ही बढ़िया है। यदि आ जाए, किसी को पूछ के आप है ना डिस्कशन किया करो, डिस्कशन में फंसाया करो एक दूसरे को, प्रश्नों में फंसाओ, ठीक है ना, ऐसे नहीं फंसाना, बाकी किसी माया जाल में नहीं फंसाना है, प्रश्न के अंदर फंसाओ। और प्रश्न जितना डिस्कशन करते हो, मेरा पढ़ने का और याद करने का सबसे बेस्ट यानी कि मूल मंत्र कहो तो वो है डिस्कशन। जितना डिस्कशन करते हो वो ज्ञान बहुत स्थायी होता है आपका, और आपकी पढ़ने की और रुचि बढ़ती है। इसको अपनाओ, बहुत काम आएगा। लेकिन एग्जाम के बिल्कुल पास में मत करना, एग्जाम के जैसे 15 दिन रहे तब डिस्कस मत करना, तब आप बैकफुट पे जाओगे। कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, डिस्कशन जरूर करना, ठीक है। इस वेद के अंदर देखो, अथर्ववेद जो है साथियों, इसके अंदर जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य चिकित्सा, औषध विज्ञान और लौकिक जीवन से संबंधित उल्लेख मिलता है। देखो यहाँ पे संगीत, यहाँ पे यज्ञ, इसके अंदर जादू टोना मंत्र काली विद्या जो को कहना ओम बुट स्वाहा वो सब चीजा इम मिले किम अथर्ववेद में। अथर्ववेद को देखो, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद और इसके ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद, ये बहुत सारे नाम है इसके। नाम देखो, इसके सबसे ज्यादा नाम अपन ने पढ़े, अथर्वांगी रस, ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है इसको, अथर्ववेद को, ठीक है ना। और अथर्वांगी रस से प्रश्न बने ना तो आनंद आए, प्रश्न बनेगा तो कि वास्तव में मैं तो चाहता हूं कि पेपर स्तरीय बनाए एग्जामिनर। स्तरीय पेपर में क्या होता है कि सीरियस स्टडी करने वाले विद्यार्थी बहुत फायदे में रहते हैं। उसमें फिर फालतू में तैयारी कराना, बीच में आपने अड़ंगो नहीं गाले। हालांकि ये तो पात्रता परीक्षा है, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है जिससे चयन होना है उसका पेपर स्तरीय बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्तरीय तो बने, लेकिन जो माहौल बना हुआ है ना कि पेपर होने से पहले मार्केट में आ जाना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं कहता हूं फांसी की सजा दे दो जो पेपर लीक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी सारे विद्यार्थियों की जिंदगी ऑलरेडी खराब कर देते हैं। जो पता नहीं है, जो एसी के कक्ष में बैठे जो भी व्यक्ति हैं उनको पता नहीं है, कैसे पता नहीं नीतियां बनती कैसे क्या है, लेकिन हजारों विद्यार्थियों की जिंदगी खराब हो जाती है जब किसी एक परीक्षा का पेपर लीक होता है, मार्केट में घूम रहा होता है। तो वहां पे पता चलते ही जब साबित हो गया कि इन्होंने किया है, फांसी दे दो, प्रावधान करवा दो, क्योंकि वो तो मतलब मृत्युदंड भी कम है उसके लिए। कितने लोगों की जिंदगी, कितने परिवार तबाह हो जाते हैं जब एक भर्ती परीक्षा का कोई पेपर लीक होता है। ये दर्द सिर्फ वो समझ सकता है जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी की है, अपने किसी एग्जाम के लिए समर्पित होकर तैयारी की है। सब जमीनें बिक जाती है, माँ के जेवर बिक जाते हैं, पिताजी को कर्ज उठाना पड़ता है, तब जाकर कोई तैयारी करता है और तबीयत की तैयारी करता है, पूरे समर्पण के साथ करता है। बाद में सुनने में आता है पेपर लीक हो गया। धूड़ जब ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं तब क्या करें, विडंबनाएं हैं। बहुत सख्त कानून बनने चाहिए। कुल मिला के पेपर लीक नाम ही सुनना बंद हो जाना चाहिए। बहुत सख्त कानून, पूरी रूपरेखा पूरी उस तरीके से, Z+ सिक्योरिटी दे दो पेपर को, लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, सूरज भले इधर से इधर उगे, लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कुल मिला के पेपर लीक हुआ यानी कि बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाती, बहुत सारे परिवार तबाह हो जाते हैं। हालांकि मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई गलत कदम न उठाएं। भगवान के घर जो है देर है अंधेर नहीं है, आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। लेकिन कई विद्यार्थी जो है अपना आपा खो देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। आपको अपने आप पर संयम और कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, ये रखना चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रशासनिक इकाई की ओर। जो अपने वैदिक कालीन जो प्रशासनिक इकाइयां है, ये उसका साथियों क्रम है छोटे से बड़े, ठीक है। सबसे छोटी इकाई मानी जाए तो परिवार से शुरू हुआ, ठीक है। डायरेक्ट है ना, ग्राम पंचायत नहीं आया करे, पहले परिवार आता है, ठीक है। तो परिवार, पकू विजन, ठीक है ना। बहुत परिवार कुछ परिवारों से मिलकर बनता है फिर कुल। सबसे पहले परिवार, कुछ परिवारों से मिलकर बनता है कुल, फिर कुछ कुलों से मिलकर बनता है विश्व, और उसके बाद में कुछ विश्व से मिलकर बनता है जन। इस जन शब्द का साथियों ऋग्वेद के अंदर 275 बार उल्लेख है, ठीक है। एक है जनपद का उल्लेख मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। जन शब्द का तो 275 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये पकू विजन, इससे आपको क्या याद रखना है, ये ट्रिक है और ये क्रम है। क्रम आ जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। फिर प्रशासनिक संस्थाएं साथियों, ठीक है, प्रशासनिक संस्थाएं। अब संस्थाओं में देखो सभा, समिति और विदत,
ये विदत है, ये थोड़ी सी अलग हो गई क्योंकि ये सबसे प्राचीन और विदत जो ज्यादातर जो वैसे विदत नाम की जो संस्था है ना निर्णय लेती थी, वो युद्ध में लूटे हुए सामान को बांटने करने उससे संबंधित निर्णय लेती थी। महिलाएं भी इसमें हिस्सा लिया करती थी, ये ध्यान रखना। सभा और समिति को आप साथ में समझे। सभा जो है एक तरीके से उच्च सदन है, ठीक है ना। इसके अंदर सभा के अंदर अभिजात वर्ग और वृद्ध जन भाग लेते थे, ठीक है। अभिजात और वृद्ध जन, बूढ़िया भाग लेता, ठीक है ना। बूढ़िया पंचायती ठोके ना, छोटे माथे बैठे, बूढ़िया भाग लेता इन सभा में, ठीक है। तो सभा में उच्च सदन है और अभिजात वर्ग और वृद्ध जन भाग लेते थे, और ये निम्न सदन है। ये कैसा है? ये निम्न सदन है। और इसके अंदर समिति के अंदर जो है साथियों, सभा के समिति के अंदर जो है महिलाएं भाग नहीं लेती थी, महिलाएं नहीं, ठीक है ना। और सभा के अंदर अभिजात और वृद्ध जन भाग लेते। इसके अंदर आपके विदत के अंदर महिलाएं भी भाग लेती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपन 10 राज्य युद्ध की तरफ। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य यानी कि 10 राजाओं का युद्ध है, ठीक है। 10 राजा एक तरफ और एक अकेला सुदास एक तरफ, ऐसे था। इसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। ये साथियों रावी नदी के किनारे है, जो तत्कालीन परुष्णी थी, उस समय परुष्णी कहलाती थी, ठीक है। ये सुदास भरतवंश के राजा, भरतवंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच, इसमें से भी 10 तो थे आर्य, 5 तो थे आर्य और 5 थे अनार्य। 5 आर्यतर अनार्य राजा थे। ये 5 + 5 मिलके 10 राजा। और ये ओरिजिनल जो वैसे युद्ध था वो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में था। इन दोनों के आपस की लड़ाई थी, ठीक है ना। ये विश्वामित्र पहले सुदास के पास हुआ करते थे, लेकिन यहां से इनके बीच में अनबन हो गई, तो यहाँ पे इनकी जगह वशिष्ठ को इन्होंने पुरोहित बना दिया। तो इसके बाद में ये बदला लेने के लिए इन्होंने 5 और 5 10 राजाओं का एक समूह बनाकर सुदास के खिलाफ भिड़ा दिए, ठीक है ना। ये 10 राज्य युद्ध मेन तो पूछा जाता है, इसका वर्णन किसमें है, इसकी नदी कौन सी है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब कालांतर में जो है साथियों, कालांतर में जो अस्तित्व में अपने कालांतर में ये ध्यान रखना कि भरत वंश और पुरु वंश से मिलकर कुरु का उदय हुआ। ये याद नहीं रहते हैं, आपको याद कैसे रखना है साथियों? भरत यानी कि ये ध्यान रख लेना भारत, ठीक है। याद रखने के लिए भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो भारत और अपने पूर्व मिलकर क्या बनते हैं? कुरु जनपद का इसमें निर्माण हुआ। और तुर्वस और क्रिवी मिलकर पांचाल, ठीक है ना। तुर्वस और क्रिवी मिलकर पांचाल का निर्माण हुआ। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना है, आपने बाहुबली सबने देखी है, उसमें एक था कटप्पा था कि कतप्पा था, तो वो कटप्पा था, लेकिन अपन कहते हैं कतप्पा। तो यहां से क से तो क्रिवी और त से तुर्वस और प से आपके लेना है पांचाल। प से क्या लेना है? पांचाल। ये याद रखने का तरीका है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सब मोह माया है, ये याद रखने का तरीका है। ऋग्वेद में राजा, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऋग्वेद में है ना, राजा धीरे धीरे बाद में आनुवंशिक हुए, लेकिन ऋग्वेद में राजा के पास इतने अधिकार नहीं थे। राजा है ना भूमि का स्वामी नहीं था, राजा युद्ध का स्वामी था, कबीले का सरदार था एक तरीके से, ठीक है ना। तो जनस्य गोपा वगैरह कहा गया है इसको। ऋग्वेद में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, युद्ध का स्वामी होता था। याद रह जाएगा ना। चलिए आगे। अब है साथियों शब्दावली। इस शब्दावली से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, खूब सारे प्रश्न बनते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए इसको अपन शब्दावली को शुरू कर दें। देखो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, मिलान वाले पूछ सकते हैं, सुमेलित असुमेलित कुछ भी बना के इसमें से पूछ सकते हैं। तो यानी कि शब्दावली जो है एक पेज पर लिखना, इसी तरीके से अलग पेन यूज करो तो आपकी इच्छा है, अलग पेन से थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है तो अलग पेन से लिख लेना। इसके बाद शब्दावली लिख के एक दो बार डायरेक्ट पढ़ो, उसके बाद में आपको कितना याद हुआ एक तरफ हाथ रख के उसको फिर देखना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो ये साथियों शुरू में जो है वैसे राजा के पास में है ना रत्नीन हुआ करते थे।
रत्नीन यानी कि मुख्य जो अधिकारी हुआ करते थे ना, वो राजा को कोई भी सलाह लेनी होती थी तो वो रत्नीन से और सलाह लेकर फिर काम करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये दिया भी है कि रत्नीन यानी प्रमुख मंत्रीगण, जो प्रमुख अधिकारी गण होते थे वो होते थे, ठीक है। उसमें से ये काफी सारे है, जैसे स्थपति जो था वो सीमांत अधिकारी, सीमाओं का अधिकारी था, ठीक है। सतपति, सत यानी 100 और सतपति यानी 100 गांवों का पति, यानी 100 गांवों का अधिकारी, जो सतपति कहलाता था। रत्नीन बता दिया। सूत जो होता था साथियों राजा का सारथी होता था, राजा का एक फिक्स सारथी होता था जिसे सूत कहा जाता था। भागदूत एक तरीके से वित्त मंत्री होता था, ठीक है ना। जिस वित्त मंत्री के पास में क्या होगा, अर्थ मंत्री, यूं कह दो कि उसके पास में धन संपदा वो पूरा का पूरा मतलब अर्थ प्रभारी हो जाता था, ठीक है। तो ये वित्त मंत्री। संग्रहिता यानी संग्रह करने वाला, ठीक है। संग्रह कौन करे, कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष, संग्रहिता कहते थे कोषाध्यक्ष को। अक्षमाप, अक्षमाप जो था पासे का खेल होता था ना, पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, वो अक्षमाप कहलाता था। ये सारे शब्दावली है, ये पूछी जाती है, ठीक है। पालागल, पालागल जो एक तरीके से दूत होता था, ये राजा का मित्र होता था, ठीक है ना। राजा को सही सलाह, सही सूचना वगैरह देनी, तो ये एक तरीके दूत था, इस राजा का मित्र भी कहा गया, ठीक है। महिषी, महिषी कहा गया साथियों प्रधान रानी यानी कि पटरानी, जो पटरानी होती थी वो महिषी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। रई, यहाँ पे जो संपत्ति हो जाती थी, जैसे चांदी के सिक्के वगैरह जो है संपत्ति है, वो रई कहलाता था, ठीक है। कमीर या करमार लोहार को कहा जाता था, कमीर या करमार किसे कहा जाता, लोहार को। अवध यानी कि कुआं, गोधूम यानी कि गेहूं, याद जाएगा गोधूम डायरेक्ट। व्रीहि यानी धान, अब धान क्या होता है, चावल होता है, तो चावल को तंदुल भी कहा गया। तंदुल वैसे संस्कृत में आप पढ़ते ही हो, तंदुलान वाले सवाल बहुत बनते हैं आपके, तो तंदुल भी कहा गया। व्रीहि यानी धान और तंदुल भी इसे ही चावल को ही कहा गया, तंदुल यानी चावल, ठीक है ना। यव, यव यानी जौ। दुहिता, दुहिता यानी पुत्री, या यूं कह दो कि गाय उस समय बहुत थी तो दूध दोहने वाली, तो पुत्री जो थी वो दुहिता, दुहिता जो शब्द है वो पुत्री और दूध दोहने वाली उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। गोहंता, गोहंता वैसे साथियों अतिथि को कहा जाता था, लेकिन वैदिक काल में ये भी बताते हैं कि गाय जो थी उसे अगन्या, अवंध्या कहा गया, यानी कि हत्या नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये भी पढ़ने में आता है गोहंता यानी अतिथि के आने पर उसकी हत्या वगैरह। इस तरीके से अब देखो ये सब लिखा हुआ है, उसमें से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। आपको तो सिर्फ शब्द याद रखने, या ज्यादा वो अंदर नहीं घुसना है इतना, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप पढ़ाई से डाइवर्ट होकर किसी और चीज में घुस जाओगे। फिर श्रोत्रिय या श्रोत्रिम कहा जाता था, कोई विद्वान ब्राह्मण होते थे उसे श्रोत्रिय या क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा साथियों गविष्टि, गायों के लिए बहुत सारे युद्ध हो जाते थे, जिसके पास में जितनी गाय वो उतना धनवान है, उस समय की यही थ्योरी थी। तो गायों के लिए बहुत सारे युद्ध हो जाते थे। वैसे गविष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है ढूंढना, गायों को ढूंढना, खोजना, तो फिर ये गायों के लिए युद्ध के लिए प्रयुक्त लिया गया। बृहस्पति जो कहा जाता था साथियों चारागाह का जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था। नृप्त, चचेरे भाई बहन को नृप्त कहा जाता था। इसके मिलता जुलता है वाप्ता शब्द, जो नाई जो होता था उसे वाप्ता कहा जाता था। लांगल कहा जाता था हल को, हल जो होता था उसे लांगल कहा जाता था। किनास हल चलाने वाला कहलाता था, हल जो चलाता था वो किनास कहलाता था। और पणी जो होता था साथियों व्यापारी, व्यापारी के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है पणी। ये ऐसे के ऐसे आपको याद होने चाहिए, बहुत बढ़िया शब्दावली है ये, ठीक है ना। कई सारी किताबों में आधी आधी दे रखी होती है, जैसे मुख्य मुख्य दे देते हैं, मैंने काफी सारी आपके शामिल की है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत है लेकिन काफी सारी इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर शामिल की है, तो आप अच्छी तरीके से इसे एक जगह लिख ले। एक नियोग प्रथा होती थी, ये क्या एक तरह की प्रथा थी, नियोग प्रथा। जैसे किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, या किसी कारण से मतलब वो उसके साथ में नहीं रहती थी, या कोई मृत्यु ही है ज्यादातर कारण, तो ये मृत्यु हो जाने पर यदि उसके पास उसके पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए कोई निकट संबंध, निकट रिश्तेदार के साथ में सहवास करना, उसके बाद में पुत्र प्राप्ति करना, ये कहलाती थी नियोग प्रथा, ठीक है ना। ये नियोग प्रथा कहलाती थी। नियोग प्रथा बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं नियोग प्रथा के इतिहास में, बहुत सारे, ठीक है। बीसज कहते थे साथियों वैद्य को। गृहपति परिवार का मुखिया, घर का मुखिया, ठीक है ना, वो गृहपति। गव्य या गव्यति कहलाता था चारागाह, ठीक है। वृक या उक्षण कहते थे साथियों बैल को। सीता हल की रेखा, सीता क्या होता है, हल की रेखा है। अब हमने सीता जी जो है राजा जनक को, वो भी तो
हल चलाते हुए वहां जमीन से मिले थे, तो वो सीता नाम इसीलिए उनका पड़ा था। सीता कहते थे हल की रेखा को। पर्जन्य बादल को कहा जाता था, तसर कहा जाता था साथियों चरखे को तसर कहते थे। ठीक है। कुल्या कहा जाता था नहर को, तक्षण कहा जाता, बढ़ई को, गौबला भैंस को कहते थे। नाम में गौ दिख रहा है, लेकिन गाय के लिए बला है कि भैंस को बांध दिया, गाय की वैल्यू कम होगी, वो वाली बात है। तो क्या गौबला, तो ये कह दिया भैंस को, समझने के लिए। ठीक है ना, ये शाब्दिक अर्थ इसका ये नहीं है, याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं। अभी भेड़ को कहा जाता था, देखो अब जैसे अभी का योजना वगैरह ये भी चलती है, तो भेड़ पालकों के लिए चलती है, तो अभी कहा जाता है। अजा कहा जाता है बकरी को, वाय तंतुवाय कहा जाता है जुलाहा को, कैवर्त कहा जाता है मछुआरे को, पयस कहा जाता है साथियों दूध को, घृत यानी घी, और अष्टकर्णी कहा जाता है गाय को। गाय के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है अष्टकर्णी। ठीक है ना, गोवला नहीं है, गोवला भैंस के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये कुछ कंफ्यूजन वाले हैं जो आपको मैंने स्पेशली नोट करवाया कि ये यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ते हैं। वस्त्र वैसे 3 तरह के पहने जाते थे। वस्त्र 3 तरह के पहने जाते थे, वास, अधिवास और निवि। जो निवि होते थे साथियों वो अधो वस्त्र होते थे। निवि कैसे होते थे? अधो वस्त्र, अंदर पहने जाने वाले अधो वस्त्र। उनके ऊपर पहने जाने वाले वास उत्तरी वस्त्र हो गए, और उसके भी ऊपर पहने जाने वाले अधिवास। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना है, क्यों ये अलग है। उष्णी कहा जाता था, जो पकड़ी धारण की जाती थी उसे उष्णी कहा जाता था। ठीक है ना, मनोरंजन के लिए जो खेल खेले जाते थे समज्या कहलाते थे, खेल कूद वगैरह, वो सारे बहुत सारे शब्द है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो निष्क, निष्क जो है अब वैदिक काल में अलग काम में लेते हैं और उत्तर वैदिक में अलग काम में लेते हैं। ऐसे कैसे? पूषण देवता के बारे में भी अलग अलग काम में लेते हैं। निष्क जो है ऋग्वैदिक काल के अंदर गले का स्वर्ण आभूषण था, लेकिन इसे वस्तु विनिमय के लिए भी काम में लेने लगे जब उत्तर वैदिक काल में ये विनिमय का साधन हो गया। ठीक है ना, तो गले का स्वर्ण आभूषण निष्क कहलाता है। वह तो जो हो जाए वह कन्यादान या मतलब विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार वगैरह, वो तो इसको दहेज भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, पुनर्भू, पुनर्भू कहते थे पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को, और इससे उत्पन्न पुत्र जो होता था वो पौनर्भूत कहलाता था। ये तो पुनर्भू, और पुनर्भू से उत्पन्न पौनर्भूत। ठीक है, इस तरीके से शब्द बनते हैं। तो ये शब्दावली आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं। अब आते हैं साथियों ऋग्वैदिक कालीन विदुषियों पर। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उस समय स्त्रियों मतलब इन ऋचाओं को वगैरह जो है साहित्य को रचने में और स्त्रियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और उस समय बहुत विदुषियां हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें से जैसे एक ट्रिक है वो याद रखनी है आपको, ऋग्वैदिक स्त्रियों की अपनी सी कवि बोलो। क्या ट्रिक है? अपनी सी कवि बोलो। अब देखो इसमें से जैसे अप से आ जाएगा आपके अपाला, क्या आ जाएगा? अपाला। यहां से नी से आ जाएगा निवावरी, निवावरी। ठीक है, यहां से आ जाएगा सिकता, ये सारी विदुषियों के नाम है उस समय, सिकता। यहां से कक्षावृति, कक्षावृति। यहां से विश्वारा, विश्वारा। यहां से गोसा। अब सबकी अलग अलग स्टोरी है, लेकिन आपको स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ, क्योंकि क्लास वैसे ही शॉर्ट में चल रही है अपनी। तो ये और लो से आ जाएगा लोपा मुद्रा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां हैं। इसके अलावा जैसे गार्गी, मैत्री वगैरह वो उत्तर वैदिक कालीन आ जाती है। तो ये काफी सारी चीज आज की। अब बताओ कि इसमें से मैं छोड़ता क्या, कि इसमें से अब जैसे क्लास का समय, जैसे अब एक और क्लास कल देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अभी तो आपको पंच महायज्ञ और सारे उपनिषद पुराण वगैरह जहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। कल की क्लास तो और भी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे प्रश्न और उनको याद कैसे रखना है, सारे के सारे आश्रम वगैरह, विवाह और ये सब जो है वो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, वो तो याद ही करेंगे पूरे के पूरे। तो अब एक क्लास वैदिक काल की और बनेगी, उसको कल दी जाएगी, और ऐसे ही क्लास को अपन कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी साथियों आज आपको सारी की सारी दे चुका हूं मैं, वन लाइनर के बारे में और सब कुछ। ठीक है, तो अब साथियों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।